नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी 2 की, जो कि सेमेस्टर नंबर 2 में आती है, और उसकी यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट बची हुई है। बाकी यूनिट हम कवर कर चुके हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इश्यूज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मेल्टिंग पॉट अप्रोच एंड बॉल ऑफ सैलेड अप्रोच। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जिसमें इश्यूज बात कर रहा है कि मतलब जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसमें दो अप्रोचेस हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉट अप्रोच एंड बॉल ऑफ सैलेड अप्रोच। नेक्स्ट आपकी आती है दैट इज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या है, एथनिक आइडेंटिटीज, इंटर एथनिक एंड इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है आपका नक्सलिज्म एंड टेररिज्म एज मेजर थ्रेट्स टू नेशनल इंटीग्रिटी, जो कि अभी का रिसेंट टॉपिक भी है। प्लस फोर्थ टॉपिक आपका आता है प्रॉब्लम्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक आता है पॉवर्टी एज अ सोशल इशू। तो ये बेसिकली आपके 5 टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, और इसको कंप्लीट करने के साथ साथ हमारी सोशियोलॉजी जो कि सेकंड सेमेस्टर में आती है वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द मेल्टिंग पॉट अप्रोच एंड बॉल ऑफ सैलेड अप्रोच। तो बेसिकली इसमें दो अप्रोचेस हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट अप्रोच जो है वो क्या है, मेल्टिंग पॉट अप्रोच। ठीक है, मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या है, एक मेटाफर है, मतलब एक कहावत कही जाती है, और ये सजेस्ट क्या करता है, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, उसको मेल्ट करके क्या करो, उसको एक बना दो। ठीक है, और बैकग्राउंड्स को क्या करो, सिमिलर कर दो और एसिमुलेट कर दो, मतलब एक में बना दो, और यूनिफाइड नेशनल कल्चर बना दो। मतलब एक नेशनल कल्चर को ऐसा बनाओ कि उसमें जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी कल्चरल डिफरेंस है, आइडेंटिटीज का डिफरेंस है, बैकग्राउंड का डिफरेंस है, वो सब एसिमुलेट हो जाए, मतलब एक हो जाए। ठीक है, डिफरेंसेस ग्रेजुअली मेल्ट अवे फ्रॉम वन होमोजेनियस आइडेंटिटी। तो बेसिकली अगर होमोजेनियस आइडेंटिटी बन जाएगी, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो कि प्योर मिक्सचर होता है, तो अगर होमोजेनियस आइडेंटिटी बन जाएगी तो जो डिफरेंसेस हैं, जो अलगाव है लोगों में, वो धीरे धीरे मेल्ट अवे, मतलब अलग हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, फीचर्स क्या है, इनकरेजेस एसिमिलेशन, तो बेसिकली जुड़ना को इनकरेज करता है। देन इंडिविजुअल कल्चरल आइडेंटिटीज आर एब्जॉर्ब इनटू अ डोमिनेंट और नेशनल कल्चर। तो बेसिकली जो इंडिविजुअल कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, जो कि लोगों से डिफर करती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है, और डोमिनेंट और नेशनल कल्चर बनके तैयार हो जाती है। मतलब कई लोगों की कल्चर आइडेंटिटीज मिक्स होगी और डोमिनेंट नेशनल कल्चर बनके सामने आ जाएगा। एम्फेसिस ऑन सेमनेस एंड यूनिटी ओवर डाइवर्सिटी। तो बेसिकली सेमनेस की बात होती है कि हम लोग सब सेम है, एक ही है, हम डाइवर्स नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है। देन दीज आर योर एग्जांपल्स, जो कि यूएसए का है और इंडिया का है इन ब्रिटिश रूल। ठीक है, उसका नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ माइनॉरिटी आइडेंटिटीज। तो बेसिकली जो माइनॉरिटी आइडेंटिटी है वो लॉस हो सकता है उसका, बिकॉज जो मेजॉरिटी होगी वो अपना तो इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ेगी, तो माइनॉरिटी को अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ त्याग माइनॉरिटी इसका ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू मेजॉरिटी। देन मे सप्रेस कल्चरल एक्सप्रेशन। तो बेसिकली जो कल्चरल एक्सप्रेशन है, जो कल्चर्स को एक्सप्रेस करा जाता है, उसको दबा सकता है या फिर कम कर सकता है, बिकॉज अब क्या होगा, कल्चरल एक्सप्रेशन को हटा के नेशनल इंटीग्रिटी की बात हो रही है। ठीक है, ऑफन इंपोजेज अ डोमिनेंट कल्चर ओवर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो बेसिकली क्या है, जो डोमिनेंट कल्चर होगा, मतलब जो डोमिनेंस में होगा, मतलब मेजॉरिटी में होगा, वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मतलब छोटी कम्युनिटीज के पर भारी पड़ेगा। ठीक है, देन बॉल ऑफ सैलेड अप्रोच क्या है, तो ये भी एक मेटाफर ही है। इसमें कहा जाता है द सैलेड बॉल अप्रोच सपोर्ट्स द आइडिया दैट डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटीज लाइक डिस्टिंक्ट इंग्रेडिएंट्स इन अ सैलेड while coexisting within the same society। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, ये बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है ऑफ मेल्टिंग पॉट अप्रोच से, जहां पे लोगों को अपनी आइडेंटिटीज और अपने इंडिविजुअलिज्म को खत्म करना पड़ रहा था ताकि एक यूनाइटेड फीचर बना सके। बट जो बॉल ऑफ सैलेड अप्रोच है वो ये कहती है, क्योंकि जैसे एक सैलेड का बॉल होता है जिसमें खीरा, ककड़ी, टमाटर, सारी चीजें अलग अलग होती है, बट वो एक बॉल को अगर हम पूरा देखें तो सैलेड का बॉल है। ठीक है, वैसे ही क्या है, जो यूनिक आइडेंटिटीज हैं उसको रिमेन, मतलब अपने रिटेन करते हुए भी, जैसे खीरा की एक आइडेंटिटी है, ककड़ी की एक आइडेंटिटी है, तो उसको रिटेन करते हुए भी डिस्टिंक्ट इंग्रेडिएंट्स को भी इन सैलेड में कोएग्जिस्ट कराया जा सकता है। मतलब लोग जो डिफरेंट कल्चर्स, जो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी एक प्लेस पे एग्जिस्ट कराया जा सकता है, एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कराया जा सकता है। प्रमोट्स कल्चरल प्लुरलिज्म एंड टॉलरेंस। तो बेसिकली कल्चर के डिफरेंस को प्रमोट करता है, प्लस टॉलरेंस मतलब लोगों की सहन शक्ति को बढ़ाता है, मतलब दूसरों लोगों के लिए भी हम ओपन है। रिकॉग्नाइज डिफरेंस एज स्ट्रेंथ। तो ये क्या करता है, इसको, इसके जो बॉल ऑफ सैलेड जो अप्रोच है उसके हिसाब से जो डिफरेंसेस है, मतलब जो लोगों के बीच में अलग अलग कल्चर है, जो अलग अलग ट्रेडिशंस है, वो क्या है, लोगों की वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम सारे कल्चर से वाकिफ हो रहे हैं। एक्सपोज फोकस ऑन कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो बेसिकली कोएग्जिस्टेंस मतलब एक साथ रहना, आप कुछ भी कल्चर फॉलो करो, हम एक साथ रहते हैं,
और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब आपको आपके कल्चर को हम रिस्पेक्ट देते हैं। देन दिस इज योर एग्जांपल, जिसमें इंडिया टॉप पे आता है, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट के पास डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, वो भी स्पेसिफिकली जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स देता है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक केस एग्जांपल है, आप देख लोगे। उसके नेक्स्ट आता है आपका कंपैरेटिव समरी टेबल, ये मैं समझा ही चुका हूं डिटेल में, तो ये वन लाइनर, ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका कंक्लूजन है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक ओवर हो जाता है, जिसमें हमने बात की मेल्टिंग पॉट अप्रोच की और सैलेड बॉल सोसाइटी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, दैट इज एथनिक आइडेंटिटीज, इंटर एथनिक एंड इंटर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो एथनिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिकेशन विद अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप ऑफन बेस्ड ऑन शेयर्ड एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन एंड हिस्ट्री और नेशनल ओरिजिन। तो अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल से एक लैंग्वेज में बोलूं तो एथनिक का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर जाति की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो कि एथनिक ग्रुप का मतलब जो एक जाति, एक ग्रुप होती है, मतलब एक पर्सन जिस भी जाति से बिलोंग करता है, ग्रुप से बिलोंग करता है, उसमें एंसेस्ट्री मतलब उसके जो एंसेस्टर्स होंगे, लैंग्वेज जो लैंग्वेज यूज करता होगा, कल्चर जिस कल्चर को परफॉर्म करता होगा, रिलीजन जिस रिलीजन से बिलोंग करता होगा, हिस्ट्री जो उसकी फैमिली की हिस्ट्री होगी, और जो भी उसके नेशनल का ओरिजिन होगा, वो सब के बेसिस पे एक कल्चरल आइडेंटिटी बनती है, या फिर कहूं तो एथनिक आइडेंटिटी मतलब जाति की आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी एंसेस्ट्री के बेसिस पे हो सकती है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है, कल्चर के बेसिस पे हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है, हिस्ट्री के बेसिस पे हो सकती है, और नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे हो सकती है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब इसके क्या है फीचर्स, क्या है फीचर्स देखते हैं पहले। कल्चरल मार्कर्स लाइक लैंग्वेज, ड्रेस, रिचुअल एंड ट्रेडिशंस। तो बेसिकली ये क्या है, ये मार्क करता है क्या? लैंग्वेज, ड्रेस, रिचुअल एंड ट्रेडिशंस। तो इसके हिसाब से कल्चर बन जाता है। देन ग्रुप कॉन्शियसनेस, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो बेसिकली ग्रुप कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? आपको ये पता है कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। देन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, रियल और परसीव्ड। तो बेसिकली क्या है, रियल मतलब जहां से आप एक्चुअल में आए हो वहीं पे टिके हुए हो, या आपने कोई परसीव कर ली है मतलब बना ली है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी मतलब आपकी हिस्ट्री क्या है। देन इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप डिस्टिंक्शन विच ऑफन लीड्स टू एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप डिस्कशन मतलब जो उसी ग्रुप से हैं और जो उस ग्रुप में शामिल हुए हैं, तो इसके बीच में डिस्टिंक्शन हो जाता है। तो ये चीज थोड़ी सी एक्सक्लूजन की प्रैक्टिस में आ जाती है, जहां पे जो लोग बाहर से शामिल हुए हैं उसको एक्सक्लूड करने लगते हैं जो कि उस ग्रुप के लोग हैं। इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी देखें तो एथनिक आइडेंटिटी कैन फॉस्टर सॉलिडेरिटी, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड प्राइड। तो बेसिकली एथनिक आइडेंटिटी से क्या होता है? प्राइड, गर्व आता है, कल्चर का प्रिजर्वेशन होता है और सॉलिडेरिटी आती है। देन हाउएवर इट मे आल्सो बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन लीडिंग टू एक्सक्लूजन और कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली अगर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए अगर यूज किया जा रहा है तो एक्सक्लूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन अ ग्रुप। देन दिस आर योर एग्जांपल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो अराइज व्हेन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स compete over resources, recognition, political power and cultural dominance। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट से आप एक सीधी सी बात समझ लो, चाहे वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो, या कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई एक सामाजिक रीजन जरूर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेस, किसके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस को छीनने झपटने के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट्स। रिकॉग्निशन, कौन किससे ऊपर, इसका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद पॉलिटिकल पावर, किसके पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर या किसके पास ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद कल्चरल डोमिनेंस, किसका कल्चर ज्यादा अच्छा, ये तो बेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है। और अगर मैं ये बोलूं तो ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। देन कॉजेस क्या है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन और डोमिनेशन बाय वन एथनिक ग्रुप। तो अगर एक एथनिक ग्रुप डोमिनेंट हो जाएगा तो दूसरा एथनिक ग्रुप उसके अपोजिशन में हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में इकोनॉमिक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है या डिफरेंसेस है। देन स्टेट पॉलिसीज दैट फेवर वन ग्रुप ओवर अदर। तो अगर स्टेट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिसमें वन ग्रुप को फेवर हो रहा है और दूसरे ग्रुप को फेवर नहीं हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट भी बेकार हो जाएगी और वो पॉलिसी भी बेकार मानी जाएगी। देन एथनिक नेशनलिज्म वेयर वन ग्रुप सीक्स ऑटोनॉमी और सेसेशन। तो बेसिकली क्या है, एथनिक नेशनलिज्म मतलब जहां पे एक ग्रुप के पास ऑटोनॉमी है और एक ग्रुप को इग्नोर किया जा रहा है। देन हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस और मेमोरीज ऑफ इनजस्टिस। तो बेसिकली जो हमारे हिस्ट्री में हुआ, इतिहास में हुआ, जैसे गदर में एक डायलॉग था कि पुरानी बातों को मत उखाड़िए,
अगर आपने अपने भाई बंधु खोए हैं तो हमने भी अपने भाई बंधु खोए हैं। तो बेसिकली जो हिस्ट्री की बातें हैं, जो एक तरीके से जख्म है जिनको कुरेदने से सिर्फ कष्ट और कष्ट ही मिलता है, तो वो जो इनजस्टिस है, जो मेमोरीज ऑफ इनजस्टिस है, जो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस है, वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो कंफ्लिक्ट जो है मेजर लेवल पे होता है। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वायलेंट क्लैशेस, दंगे फसाद, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, जीनोसाइड। ठीक है, तो हत्याएं वगैरह, मास लेवल पे हत्याएं, पर्टिकुलर कम्युनिटी की हत्याएं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंफ्लिक्ट है। ब्रेकडाउन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंक्रीज इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन का टूटना बोलते हैं, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में डिवाइडेड होते हैं। तो वहां पे नेशनल इंटीग्रिटी क्या है? लोग नेशन को नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट से जाना जाता है। प्लस जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो बढ़ जाती है, मतलब लोग पॉलिटिक्स का फायदा करके पॉलिटिक्स इस तरीके से लगाते हैं कि लोग उनमें जो डिवीजन ऑफ ग्रुप्स है वो उस पर्सन को सपोर्ट करने लगे। देन इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन सम केसेस। तो बेसिकली जहां पे बहुत ज्यादा सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है तो वहां पे दूसरा राज्य आके उस देश पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, देन दीज आर योर एग्जांपल्स। कास्ट आइडेंटिटीज। कास्ट आइडेंटिटीज क्या होती है? कास्ट आइडेंटिटी इन साउथ एशिया, particularly in India, is a hierarchical form of social stratification primarily among Hindus, but also prevalent among other religions to vary degrees. तो बेसिकली क्या है? डिग्रीज का मतलब क्या है? कौन ऊपर और कौन नीचे। तो बेसिकली ये जो कास्ट सिस्टम वाली प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा हिंदू में है, कि हिंदूज में कास्ट सिस्टम का डिवीजन है और डिफरेंट वर्ण सिस्टम भी हिंदू में ही आता है, प्लस अदर रिलीजन में भी ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है? बेस्ड ऑन बर्थ। तो बर्थ के बेसिस पे बेस्ड है कास्ट सिस्टम। पहले जब कास्ट सिस्टम बनाया गया था तो कर्म के बेसिस पे बनाया गया था, बट अब क्या हो गया? बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, अब चॉइस के बेसिस पे नहीं रहा, आप चॉइस के बेसिस पे अपना कास्ट नहीं बदल सकते। देन डिवाइड्स पीपल इनटू वर्ण एंड जाति। तो बेसिकली वर्ण और जाति में मतलब वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे, उसके अंदर सब कास्ट में डिवाइड कर देते हैं। इनफोर्स हिस्टोरिकली टू सोशल प्रैक्टिस एंड रिचुअल प्योरिटी। तो बेसिकली ये पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है, सोशल प्रैक्टिस और रिचुअल प्योरिटी के बेसिस पे अभी तक चलता हुआ आ रहा है। देन डिटरमाइन सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड इवन मैरिटल रिलेशंस। तो बेसिकली जो सोशल स्टेटस है कि एक पर्सन जो हायर कास्ट या हायर वर्ण में बिलोंग करता है, ऑक्यूपेशन, अगर मान लो कोई पर्सन हायर कास्ट में है तो उसका क्या ऑक्यूपेशन होगा, ये भी आपका कास्ट ही डिसाइड करती थी पहले। एंड मैरिटल रिलेशंस भी आपकी कास्ट के बेसिस पे ही बनते थे। मॉडर्न रेलेवेंस देखें तो अब उतना ज्यादा नहीं है, तो ये लीगली अबॉलिश्ड है। प्लस आर्टिकल नंबर जो 17 है हमारा, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है और जो कि अनटचेबिलिटी को बैन करता है, वो भी आर्टिकल है। प्लस कास्ट कंटिन्यूज टू अफेक्ट एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स एंड सोशल मोबिलिटी। तो बेसिकली अगर आज की डेट में देखें तो काफी हद तक हमने इससे रिकवर कर लिया है। प्लस हमने कुछ दिए हैं रिजर्वेशन राइट्स, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 15 एंड 16। ठीक है, और ऑल्सो 14 जो कि बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरकास्ट कंफ्लिक्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे दूसरी कम्युनिटीज की, अब जो इंटरकास्ट के कंफ्लिक्ट है उसके देखते हैं। कंफ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स ऑफन रिलेटेड टू कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल मोबिलिटी। मैंने भी कहा था ना, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आ जाए तो वहां पे क्या है, यही इसी चीज की प्रॉब्लम चल रही है। दैट इज आपके पास सोर्सेज ज्यादा आपको चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास ज्यादा है, या फिर सोशल मोबिलिटी आपके पास ज्यादा है। तो यही इश्यूज है कॉन्फ्लिक्ट्स के, चाहे वो इंटरकास्ट हो चाहे इंटर कम्युनिटी हो। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या है? अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज सच एज रिजर्वेशन लीडिंग टू रिसेंटमेंट अमंग अपर कास्ट और इंट्रा ओबीसी राइवलरीज। तो बेसिकली क्या है, रिजर्वेशन से जो अपर कास्ट के लोग हैं वो थोड़े से परेशान रहते हैं कि लोअर कास्ट को कम नंबर लाने पे भी सिलेक्शन हो जाता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस पर्टिकुलरली अगेंस्ट दलित एंड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो बेसिकली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस मतलब जो वायलेंस लोअर कास्ट के लोगों पे किया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट के बेसिस पे जो कि इंटरनल लेवल पे किया जाता है, दैट इज नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या है, वो वायलेंस क्रिएट करता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी। तो बेसिकली कास्ट आइडेंटिटी के बेस पे पॉलिटिक्स एंड चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर सच एज दलित असर्टेनिंग राइट्स विच चैलेंज ट्रेडिशनल हायरार्कीज। तो बेसिकली अगर दलित की हम बात करें, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स मिल गए हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, उनका सोशल स्टेटस अप हो गया है। बट इसमें कुछ लोगों को बुरा लगता है बिकॉज वो ट्रेडिशनल हायरार्कीज के खिलाफ है, मतलब ट्रेडिशंस ऐसा अलाउ नहीं करते। ठीक है, देन दिस आर योर एग्जांपल्स। और इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एथनिक एंड कास्ट कंफ्लिक्ट। क्या है इंटरसेक्शन? मैनी ट्राइबल ग्रुप्स आर बोथ एथनिक एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड। तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो कि एथनिक भी हैं और सोशली मार्जिनलाइज मतलब छूटे हुए भी हैं। देन रिलीजियस ग्रुप्स लाइक मुस्लिम और क्रिश्चियंस हु एग्जिबिट इंटरनल कास्ट डिवीजन। तो जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, उसमें भी इंटरनल कास्ट डिवीजन है। रीजनल मूवमेंट्स
दैट इज द्रविडियन मूवमेंट कंबाइन एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड एंटी ब्राह्मण कास्ट आइडेंटिटीज। तो बेसिकली जो रीजनल मूवमेंट हुई दैट इज द्रविडियन मूवमेंट, इससे क्या हुआ, जो एथनिक, लिंग्विस्टिक और जो एंटी ब्राह्मण कास्ट आइडेंटिटीज थी उसको यूनाइट कर दिया गया। देन स्टेट रिस्पॉन्स एंड चैलेंजेस क्या है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल नंबर 14 to 18, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, पर्टिकुलर प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वगैरह। उसके साथ साथ टाइटल्स का अबॉलिशमेंट करते हैं, उसके साथ साथ आपको रिजर्वेशन का राइट देते हैं दीज आर्टिकल्स। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 एंड अफर्मेटिव एक्शन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, तो ये हमें सबको ही पता है, बेसिक चीजें। देन स्टेट मेजर्स क्या है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कमीशन, जैसे मंडल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये बेसिकली क्या है, ये कमीशन बनाई गई ताकि प्रोटेक्शन ऑफ दीज कम्युनिटीज हो सके, मतलब इनको डिप्राइव ना किया जाए इनके किसी भी राइट से। लीगल एक्ट्स लाइक एससी, एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, मतलब ये एक्ट बनाई गई ताकि जो एससी, एसटी पर्सन है अगर उसके अगेंस्ट कोई भी एट्रोसिटीज वाले काम हो रहे हैं, मतलब ऐसे काम जो उसके कास्ट के बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या ह्यूमिलेट किया जा रहा है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, एससी, एसटी एक्ट के प्रोविजंस की हेल्प लेके जो पर्सन जो कि नॉन एससी, एसटी कैटेगरी का है उसको पनिश करवा सकता है। ऑटोनॉमस काउंसिल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन एथनिक रीजन्स लाइक 6 शेड्यूल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो रही है, ये अपलिफ्टमेंट के लिए हो रही है। देन चैलेंजेस क्या है, अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, दैट इज कास्ट एंड एथनिक पॉलिटिक्स ऑफन यूज फॉर वोट बैंक मोबिलाइजेशन। तो बेसिकली आज की डेट में भी कास्ट और एथनिक पॉलिटिक्स को यूज करते हैं वोट बैंक के जैसे। देन वायलेंस परसिस्ट डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन, तो अभी भी लीगल प्रोटेक्शन होने के बाद भी कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पे वायलेंस अभी भी होता है बेस्ड ऑन देयर कास्ट। जैसे एग्जांपल राजस्थान में बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पे अभी भी दूल्हे को जो लोअर कास्ट है उसको घोड़े पे चढ़ना अलाउड नहीं होता। देन लैक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड अवेयरनेस हैम्पर सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ एजुकेशन है, लोग जिसपे अपग्रेड नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद द मॉडर्न सोसाइटी, जिसकी वजह से वो लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी में। देन हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हमें पूरी इंक्लूसिव डेवलपमेंट देनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मतलब सेकुलर बेसिस पे हमें डेवलपमेंट का स्कोप देना चाहिए, सेकुलर एट द लेवल ऑफ रिलीजन एंड एट द लेवल ऑफ कास्ट। ठीक है, देन लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, तो जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है जैसे आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, इसके लिए 17 एंड 18, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, इसके लिए लीगल इन्फोर्समेंट के लॉज हमने बढ़िया बनाने चाहिए, प्लस इंटर ग्रुप डायलॉग, पीस बिल्डिंग एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज। तो बेसिकली अगर कोई कंफ्लिक्ट हो भी जाए तो उसको रिजॉल्व करने की स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। देन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशन के थ्रू हम रिफॉर्म कर सकते हैं, एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस को बढ़ाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करें, मतलब उसको मजबूत करें। एंड देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नक्सलिज्म एंड टेररिज्म एज मेजर थ्रेट्स टू नेशनल इंटीग्रिटी। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लस हमारे लिए आज के लिए तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट आज की सिचुएशन। ठीक है, तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज नक्सल्स एंड टेररिज्म। इनका रोल क्या है, इनका रोल ये है कि ये एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें लोग आपस में भिड़ जाते हैं और देश आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो इनका रोल क्या है, बेसिकली नेशनल इंटीग्रिटी को खत्म करना। उसके बाद जो नक्सलिज्म है वो क्या है, अ थ्रेट फ्रॉम विद इन, तो बेसिकली अंदरूनी थ्रेट, मतलब जो इंडिया के लोग हैं उनसे ही इंडियंस को थ्रेट। ठीक है, तो डेफिनेशन एंड ओरिजिन क्या है ये देखते हैं। नक्सलिज्म इज अ आर्म्ड insurgent movement based on Maoist ideology advocating violent revolution to overthrow the state, began in 1967 Naxalbari, West Bengal, led by Charu Majumdar and Kanu Sanyal, hence name Naxalite। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एंटी स्टेट, मतलब ये जो नक्सल्स होते हैं ये सिर्फ स्टेट बॉडी पर अटैक करते हैं, स्टेट बॉडी। ठीक है, मतलब ये सिटीजन्स को टारगेट नहीं करते, जो अभी तक पैटर्न देखा गया है, बट कोई भरोसा नहीं है कि कभी सिटीजन को टारगेट करने लगे। ठीक है, अब ये जो आइडियोलॉजी बेस है वो इस आइडियोलॉजी पे चलते हैं ये, और जो बिगन हुआ था इसकी शुरुआत हुई थी 1967। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडियोलॉजी एंड गोल्स। इसके क्या आइडियोलॉजी और गोल्स है, तो सीक्स टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्टेट कल्चर थ्रू पीपल्स वॉर, तो ये चाहते हैं कि लोग लड़के जो अभी स्टेट का स्ट्रक्चर है, बेसिकली स्टेट के दुश्मन है, तो लोग लड़के इस स्टेट के स्ट्रक्चर को खत्म कर दे, तबाह कर दे, पूरा खत्म हो जाए। देन फोकसेस ऑन मोबिलाइजिंग लैंडलेस पीजेंट्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लोग हैं
ये होते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जनरली सारे नहीं, कुछ जिनका दिमाग हिल जाता है वो हो जाते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, जो जमीन का मालिक है और जो सरकार है उसके खिलाफ ये हो जाते हैं। तो एरियाज अफेक्टेड क्या है, स्ट्रेचेस अक्रॉस पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ फेमस है, झारखंड फेमस है, उड़ीसा फेमस है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना। तो ये सब नक्सलाइट्स के लिए बहुत फेमस एरियाज है। तो यहाँ पे जब भी आप जाएं थोड़ा सतर्क होकर जाए, ठीक है। मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन फॉरेस्ट बेल्ट एंड ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स, क्योंकि इन्हें छुप के रहना है। अगर ये ओपन छत के नीचे आ गए तो इन्हें मार दिया जाएगा, तो इसलिए छुप के रहते हैं, ठीक है। देन कॉजेज क्या है, लैंड एलिशन एंड पॉवर्टी इन ट्राइबल एरियाज। तो लैंड चला गया इनके हाथ से और गरीबी आ गई, जिसकी वजह से हो गया नक्सल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड मनी लेंडर्स। इनका ये मानना है कि इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और मनी लेंडर्स, क्योंकि ट्राइबल्स तो है ही, तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और जो मनी लेंडर्स हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और जो माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी वजह से इनको अपना घर द्वार मकान छोड़ना पड़ता है। देन लैक ऑफ गवर्नेंस, जो अभी भी कुछ ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कॉमन सोसाइटी, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो सकती। और वहां पे जब प्रॉपर गवर्नेंस ही नहीं हो सकती तो हेल्थ, एजुकेशन और जस्टिस तो दूर की बात है, ठीक है। पॉलिटिकल निगलेक्ट एंड करप्शन, तो पॉलिटिकल निगलेक्ट मतलब पॉलिटिकली इनको छोड़ दिया गया है और करप्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से बन गया नक्सल्स, ठीक है। अब थ्रेट क्या है, थ्रेट ये देखते हैं, चैलेंजेस स्टेट सॉवरेनिटी इन अफेक्टेड रीजन्स। तो स्टेट सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, मतलब स्टेट को सॉवरेन नहीं मानते। अंडरमाइंस डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, तो ये डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को भी नहीं मानते। टारगेट्स पुलिस, सिविलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स एंड रोड्स। तो बेसिकली जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसको टारगेट करते हैं एंड पुलिस या मतलब स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं उसको टारगेट करते हैं, बट सिविलियंस को बहुत रेयर टारगेट करते हैं, बहुत ही रेयर, ठीक है। क्रिएट्स फियर कॉजिंग मास डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रॉमा। तो बेसिकली क्या है, सदमा देना चाहते हैं, फियर का एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोग स्टेट की बात ना मान करके इनकी बात माने। देन टेररिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस दो लेवल पे होता है। तो जो नक्सलाइट्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं और जो टेररिज्म वाली चीजें हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल। जो अभी हमारा हुआ वो एक्सटर्नल ही हुआ, मतलब पाकिस्तान के थ्रू करवाया हुआ था। देन डेफिनेशंस अगर देखें, टेररिज्म इन्वॉल्व यूज ऑफ वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस अचीव पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस है कि या तो वायलेंस कर देना या तो वायलेंस का यूज करने का धमकी देना, ठीक है। अगेंस्ट सिविलियंस, ये किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है। अभी तक ये आर्मी के अगेंस्ट करते थे, बट अब ये सिविलियंस को भी टारगेट करने लगे बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, ताकि देश में एक इंटरनल डिस्प्यूट्स का क्रिएट हो जाए कि हम हिंदू और हम मुसलमान आपस में ही लड़ जाएं। दैट इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। टाइप ऑफ टेररिज्म इन इंडिया क्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब जम्मू कश्मीर में मेन टारगेट किया जाता है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप। जो ये एग्जांपल्स हैं आप देख लोगे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात करता है, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू एंड कश्मीर जो एरिया आता है जिसमें मेजर डिस्प्यूट है पीओके का, तो उसके बेसिस पे बात होती है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मतलब बोथ इस्लामिक एंड हिंदुत्व बेस्ड फ्रेंच ग्रुप्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके बीच में लड़ाई, मतलब रिलीजन के बीच में लड़ाई। इंसर्जेंसी बेस्ड टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एग्जांपल यूएलएफए एंड एनसीएन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कॉमन है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ओवरलैप्स नक्सलिज्म इन आइडियोलॉजी एंड मेथड। तो बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या है, जो कि नक्सलिज्म इन आइडियोलॉजी को ओवरलैप करता है, मतलब उनसे मिलता जुलता है। देन अर्बन टेररिज्म, मतलब शहरों के लिए, जैसे 26/11 के मुंबई अटैक, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, तो ये सब क्या है, अर्बन मतलब शहरों को टारगेट किया है ताकि वहां पे दहशत फैल सके, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स हैं, आप देख लोगे, मेजर टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, ये मैंने लिख दिया है, एंड थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी, इसको डिस्कस कर, अफेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो जब भी कोई भी ऐसा देश होता है जहां पे बार बार रिपीटेड टेरर अटैक्स होते हैं, तो वहां पे सबसे बड़े नुकसान तो उसका क्या होता है, इकोनॉमिक नुकसान होता है। कि पहली बात तो जो ब्लास्ट वगैरह में जा रहा है वो इकोनॉमिक जा रहा है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम आएगी वो वहां के टूरिस्ट के लिए आएगी। अब वहां पे लोग जाने में डरेंगे, उनका मेन यही एम ही था कि वहां पे लोग जाने में डरने लगे और वहां के जो लोग हैं वो उन्हीं की तरफ टिल्ट हो जाए। दैट इज नॉट गुड, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कतराएंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए एक पीसफुल माहौल चाहिए ताकि हम बेटर से बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ला सके, तो वो ये होने नहीं देंगे। एंड देन
स्प्रेड फियर एंड पैनिक अमंग पब्लिक। तो बेसिकली स्प्रेड फियर, जैसे आप लोगों ने देखा न्यूज में दिखाया जा रहा था, कई सारी फुटेजेस थी, जब उन्होंने अटैक करना शुरू हुआ तो एक पैनिक और फियर का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए। फ्यूल्स कम्युनल टेंशन, पोलराइजेशन एंड डिस्ट्रस्ट। तो बेसिकली कम्युनल टेंशंस मतलब दो कम्युनिटीज को आपस में लड़ाना है, कि फ्यूल की तरह काम करती है, मतलब पेट्रोल की तरह काम करती है, आग में चिंगारी लगाने का काम नहीं करती, सीधा आग लगाती है। साथ ही साथ डिस्ट्रस्ट, लोगों में डिस्ट्रस्ट आता है, एक दूसरे पे भरोसा करना बंद कर देते हैं। डैमेजेस इंडियाज ग्लोबल इमेज एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो बेसिकली इंडिया का ग्लोबल इमेज, क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है तो एक बदनामी वाली बात है, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो लोग आ रहे थे यहाँ पे इन्वेस्ट करने या लोग बाहर जा रहे थे जॉब करने, उनकी इंटरेस्ट को बहुत ही ज्यादा हैम्पर करता है। तो वो तो अच्छी बात है कि वॉर एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हुआ, अगर हो जाता तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिंडर हो जाता, अफेक्ट हो जाता। वीकेंस इंटरनल यूनिटी एंड इंटरस्टेट रिलेशंस। इंटरनल यूनिटी का सीधा एग्जांपल कि एक बच्चा 8 साल का, उसने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद एंड पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो उसको 2 पर्सन ने मार दिया जान से, ठीक है, और फिर वहां के जो आसपास के लोग थे उन्होंने पकड़ लिया। तो बहरहाल ये न्यूज थी जिसको मैं शेयर कर रहा हूं। तो दैट इज इंटरनल यूनिटी को ये इफेक्ट करते हैं, कमजोर करते हैं इसी तरीके से। प्लस इंटर स्टेट रिलेशंस, जो 2 स्टेट्स हैं, मतलब इंडिया इज अ सेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन और जो स्टेट्स हैं उसको, रिलेशंस को ये इफेक्ट करता है। अब ये कंपैरेटिव टेबल है, आप देख लोगे, ये आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अगेंस्ट नक्सल्स एंड अगेंस्ट टेररिस्ट, ठीक है। तो सिक्योरिटी अप्रोच, ये तो कॉमन सी बात है, सिक्योरिटी अप्रोच तो डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआरपीएफ, ग्रे हाउंड्स, एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस लाइक समाधान डॉक्ट्रिन, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। देन डेवलपमेंट अप्रोच, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वन बंधु कल्याण योजना, ट्राइबल सब प्लान, तो ये सब प्लान्स हैं, मतलब अप्रोच है गवर्नमेंट की, ताकि ये लोग भी इन्वॉल्व हो सके और नक्सलाइट्स खत्म हो। सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज फॉर मायोस्ट कैडरेस, ठीक है। तो बेसिकली जो भी नक्सलाइट्स हैं उनके पास सरेंडर और रिहेबिलिटेट होने की पॉलिसीज हैं, कि अगर वो सरेंडर कर दें तो उन्हें सजा कम दी जाएगी, उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट टेररिस्ट क्या है? अगेंस्ट टेररिस्ट सबसे पहले इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी मेजर्स, तो एनआईए, एनएसजी, मल्टी एजेंसी सेंटर्स, ये सब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो वर्क करती रहती हैं इनकी मूवमेंट्स पे। लेजिस्लेटिव मेजर्स लाइक यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड कोटा नाउ रिपील्ड, ये खत्म हो चुकी है। एंड AFSPA इन डिस्टर्ब एरियाज, तो बेसिकली ये एक्ट्स हैं, ये लॉज हैं जो कि लेजिस्लेशन ने एनफोर्स करे हुए हैं। एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एक्सपोजिंग पाकिस्तान एट इंटरनेशनल फोरम्स, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एंटी टेरर पैक्ट्स। तो बेसिकली क्या है, एंटी टेरर पैक्ट्स मतलब 2 देशों के बीच में ट्रीटी, बायलैटरल मतलब 2 देशों के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारे देशों के बीच में ट्रीटीज, प्लस जो डिप्लोमेट्स का रोल है जो पाकिस्तान को एक्सपोज करना है एट इंटरनेशनल फोरम्स, ताकि उसका असली चेहरा सामने। देन साइबर एंड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, तो बेसिकली आज की डेट में साइबर क्राइम्स भी बढ़ गए हैं, प्लस सर्वेलेंस के लिए साइबर इज द बेस्ट स्पेस, जहां पे आप किसी भी चीज को सर्वेलेंस में ला सकते हो बाय सिटिंग एट योर होम। तो ये क्या है, इसका एनहांसमेंट हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन काउंटरिंग दिस थ्रेट्स। अब क्या चैलेंज आता है इस थ्रेट को काउंटर करने में? सबसे पहले उन लोगों को खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए जो ऐसे लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई टेररिस्ट हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ अरेस्ट, मैं इस वोट में मानता हूं कि उसको शूट एट साइड कर देना चाहिए विदाउट अरेस्टिंग एंड विदाउट हार्मिंग एनी सिविलियन, ठीक है, विदाउट मिसयूजिंग द पावर, ये मेन चीज है। देन रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ टू ऑनलाइन प्रोपेगेंडा एंड रियल लाइफ ग्रीवेंसेस, तो बेसिकली जो आज का यूथ है वो भी ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, इधर उधर की बातें सुन के, प्लस रियल लाइफ ग्रीवेंसेस जो थोड़े बहुत हल्का सा दुखाया जीवन में, बन गए टेररिस्ट, बन गए विद्रोही, ठीक है। तो ये चीजें भी गलत है, ये चीज चैलेंज करती है, मतलब टेररिस्ट का सपोर्ट करना भी गलत बात है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज, तो बेसिकली स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, हर स्टेट की अलग आइडियोलॉजी है, ठीक है। देन बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इन ट्राइबल एंड इंसर्जेंसी हिट रीजन्स, तो बेसिकली क्या है, वहां पे सिक्योरिटी और डेवलपमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि ऐसे एरियाज होते हैं। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन एंड फॉरेन सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स, तो बेसिकली क्या है, क्रॉस बॉर्डर का इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस फॉरेन सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी काम बेस्ट तरीके से हो सकता है। अब उसके बाद आगे कैसे बढ़े, ये इस तरीके से बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब जो सिक्योरिटी और जो डिफरेंट ग्रुप्स है उसको इन्वॉल्व करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, तो बेसिकली लोकल गवर्नेंस के थ्रू जो ट्राइबल काउंसिल्स है उसका दिल जीत लो, जो कि नक्सलाइट्स बन गए हैं किसी भी रीजन की वजह से, उनको वापस ले आओ अपने पास। देन जुडिशियल रिफॉर्म, अगर मैं इसकी बात करूं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की, तो बादल मूवी देखी होगी आपने, उसमें ये दिखाता है कि जो पर्सन होते हैं जो नक्सलाइट्स हो जाते हैं
वो मंत्री जी जाके उन्हें ऑफर करते हैं खाना वगैरह, तो वो पिघल जाते हैं, वो इतने क्रूर नहीं होते। देन जुडिशियल रिफॉर्म्स मतलब जो भी ऐसे जस्टिस वाले जो इस तरीके के जोन्स है, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म में इस तरीके से किया जाए कि वहां पे जस्टिस डिलीवर 100% हो। कटिंग ऑफ फंडिंग एंड आर्म्स सप्लाई टू इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट, तो बेसिकली इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि किस फंड को लीक किया जा रहा है या कौन से आर्म्स को सप्लाई किया जा रहा है इन टेररिस्ट के लिए। एंड देन मॉडर्नाइजिंग पुलिस एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, तो बेसिकली जो आज की डेट में पुलिस और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स है उसको डेटा एंड एआई टूल से मॉडर्नाइज करना चाहिए। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड काउंटर टेररिज्म मेजर्स, तो बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज मैंडेटरी। अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगी तो फिर तो टेररिज्म को नहीं रोका जा सकता। अब देखते हैं दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो बेसिकली दो लोगों को बोला हमने, सीनियर सिटीजन मतलब अ नॉर्मल पर्सन बट दैट पर्सन इज एज्ड, ठीक है, ये एक एज की वजह से डिसेबल हो गया है। और स्पेशल नीड्स का मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो बेसिकली ये एज इसकी कुछ भी हो सकती है, एनी एज, बट जो सीनियर सिटीजन के लिए एज होती है वो जनरली 60+ होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एज की वजह से डिसेबिलिटी आई है और यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी आ चुकी है, ठीक है। अब सीनियर सिटीजन को क्या बोलते हैं, एल्डरली। डेफिनेशन क्या है, 60 साल से ऊपर लोग होते हैं सीनियर सिटीजन, ठीक है। प्रॉब्लम फेस क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम, उन्हें कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ये तो हमें पता ही है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, क्योंकि अब वो इस एज पे आ चुके हैं जहां पे वो इकोनॉमिकली वर्क नहीं कर सकते, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनके पास इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है, रेगुलर इनकम नहीं होती। एंड सोशल आइसोलेशन, क्योंकि अब उनके पास कोई भी ऐसा यंग एनर्जी नहीं बची है तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ बातें हैं। और आज की डेट में जब आपके पास टाइम होता है तो आपके पास एनर्जी नहीं होती, जब आपके एनर्जी होती है तो आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, प्लस अर्बन माइग्रेशन ऑफ यंग फैमिली मेंबर्स, तो जो यंग फैमिली मेंबर्स हैं जो चाहते हैं बुजुर्ग लोग उनके साथ बैठना, वो दूर जाते जा रहे हैं, अर्बनाइज होते जा रहे हैं, माइग्रेट होते जा रहे हैं। अब्यूज एंड निग्लेक्ट, फिजिकल, इमोशनल एंड इवन फाइनेंशियल अब्यूज बाय केयर गिवर्स और रिलेटिव्स, तो बेसिकली अब्यूज और निग्लेक्ट मिलता है उनको रिलेटिव से, और किस लेवल पे, फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल अब्यूज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड मतलब क्या है, डिफिकल्टी इन अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। तो बेसिकली आजकल तो डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, बट मुद्दा ये है कि जो डिजिटल इंडिया बन रहा है, क्या उसमें सीनियर सिटीजन भी उतने ही कंफर्टेबल हैं जितने यंगस्टर्स हैं, तो वो थोड़ा सा उसका जवाब आएगा नो, बिकॉज दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द डिजिटल मीडिया। प्लस साइबर स्कैम्स इनके साथ इजीली हो जाता है, ये सॉफ्ट टारगेट है, वनरेबल है, प्लस डिजिटल लिटरेसी इनके पास कम है, ये डेटा नॉलेज नहीं रखते। गवर्नमेंट मेजर्स फॉर सीनियर सिटीजन क्या है, पहला मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो सबसे पहले अगर बात करें, आपकी जेब में पैसा तो आप राजा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक नीड है किसी भी सीनियर सिटीजन की या पेरेंट की, अगर वो छोड़ दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया गया तो बच्चा फ्री हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वो सीनियर सिटीजन है या फिर पेरेंट हैं और वो अब इस एज में आ चुके हैं कि वो अर्निंग नहीं कर सकते, तो अपने बच्चों से वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं कि हमें रेगुलर खर्चा पानी दो ताकि हम सरवाइव कर सकें, ठीक है। देन नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, तो ये है जो कि फोकसेस ऑन फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सपोर्ट पे फोकस करती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए अप्लाई होती है। एल्डर लाइन हेल्पलाइन, ठीक है, तो बेसिकली एल्डरली सपोर्ट एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए ये हेल्पलाइन है। एंड टैक्स बेनिफिट एंड ट्रैवल कंसेशंस, तो बेसिकली ये क्या है, ट्रैवल कंसेशंस में अगर आपको एग्जांपल दूं तो IRCTC की जो वेबसाइट है वो जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए टिकट में कंसेशन देती है। प्लस जो एल्डरली हेल्पलाइन की अगर मैं बात करूं तो आपको जो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल बताता हूं, जो आधार सेंटर होते हैं उसमें जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए होम विजिट होती है विद सम चार्जेस, और होम विजिट होने के बाद उन्हें आधार सेंटर पे जाके लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देन पीपल विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप। पीपल विद फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट that hinder full participation in society often recognized under Rights of Person with Disability Act 2016। तो ये एक्ट बनाई गई उन पर्सन्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कि डिसेबिलिटीज के साथ रहते हैं। और डिसेबिलिटी किस लेवल पे होती है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इंपेयरमेंट, ठीक है। सेंसरी इंपेयरमेंट मतलब जैसे कान काम ना करना, आंख काम ना करना, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस क्या है, इनएक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये यूज नहीं कर पाते, गवर्नमेंट बिल्डिंग को नहीं कर पाते बिकॉज वहां पे हर चीज फिजिकली हैंडीकैप के लिए नहीं हो पाती। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये नॉर्मली नहीं जा पाते, इनके लिए अलग स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं। रैंप्स नहीं है, जैसे जो व्हील चेयर होती है उसको चढ़ाने के लिए रैंप्स चाहिए। टैक्टाइल पार्ट, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, इन सब की बहुत कमी है जिसकी वजह से ये सफर करते हैं। देन डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल स्टिग्मा, तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन होता है
मतलब कुछ लोग इन पे कमेंट कसते हैं, जिसको बोलते हैं ईव टीजिंग वगैरह, जिसमें इनको चढ़ाया जाता है, जिनको अलग रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड्स के और स्टीरियोटाइप्स की वजह से इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और इनमें सोशल स्टिग्मा आ जाता है अगर कोई बच्चा है तो खासकर, ठीक है। एजुकेशनल बैरियर्स, तो एजुकेशनल बैरियर्स क्या है? लिमिटेड एक्सेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो ये लिमिटेड एक्सेस है, मतलब सारी चीजें इन पास अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज इनके लिए स्पेशल चीजें हैं और स्पेशल चीजें एक लिमिटेड सेंस में ही एडिक्वेट मेजर्स पे ली जा सकती हैं। देन एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, तो एम्प्लॉयमेंट भी इनको जनरली नहीं मिलता, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में तो प्रॉफिट मोटिव होता है, तो प्रॉफिट मोटिव होने की वजह से उन्हें ऐसा पर्सन चाहिए जो उन्हें अच्छा आउटकम दे सके। पब्लिक सेक्टर में इनको थोड़ी सी जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वर्क प्लेस इज नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली, तो वर्क प्लेस जो है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं होते, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज पहले उतनी डिसेबिलिटी नहीं होती थी जब ये वर्क प्लेसेस बने थे, पर अब धीरे धीरे हर चीज इंप्रूव हो रही है। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, तो जो इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स है और लीगल बैरियर्स है वो क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स एंड वेलफेयर स्कीम्स, तो वेलफेयर स्कीम्स और लीगल राइट्स आ तो रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अगर आपको आपका राइट पता होगा तभी तो उसे एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है। हेल्थ केयर निगलेक्ट, तो इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज, तो बेसिकली जो हेल्थ केयर जो उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती बिकॉज इनएडिक्वेट फैसिलिटीज हैं, ठीक है। देन गवर्नमेंट मेजर्स क्या है फॉर पीडब्ल्यूडीज? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें क्या है? गारंटीज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो बेसिकली ये बात करता है किसकी? ये डिसेबल्ड पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी डिसेबिलिटी है, किस परसेंट की है और वो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और ये हेल्प करता है एजुकेशन में। जब अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है उसके पास सर्टिफिकेट है तो उसको एजुकेशन अलग लेवल पे दी जाती है, मतलब अलग उसके सिनेरियोज रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलता है, एक्सेसिबिलिटी मिलती है एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी होता है। उसके साथ रिजर्वेशन क्या है? 4% इन गवर्नमेंट जॉब, 5% इन हायर एजुकेशन। उसके बाद एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन्स, सुगम्य भारत अभियान, ठीक है। एम्स मेकिंग बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट जो कि डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबल हो। उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, स्कॉलरशिप, एड अप्लायंसेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? ये सारी चीजें डिसेबिलिटी पेंशन के मतलब जो लोग डिसेबल्ड है उनको पेंशन मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी ताकि वो पढ़ाई कर सके, और एड्स मतलब कुछ ऐसी मशीनरी या फिर अप्लायंसेस जो कि उनकी डिसेबलमेंट में कुछ हेल्प कर सके। नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर मेंटल डिसेबल्ड लोगों के लिए बनी हुई है, एंड UDID कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी फॉर इजियर एक्सेस फॉर बेनिफिट्स, तो बेसिकली जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है उसके इजी एक्सेस के लिए UDID कार्ड बना हुआ है। अब ये कॉमन चैलेंजेस है, ये आप देख लोगे, ये मैं समझा ही चुका हूँ सारी चीजें, तो आपको एक बारी ये वन लाइनर में मेंशन कर लोगे। उसके बाद सजेशंस एंड वे फॉरवर्ड क्या है? सजेशंस सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड डे केयर सेंटर्स, तो बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड सेंटर होने चाहिए जो कि सीनियर सिटीजन एक फुल कम्युनिटी है जो कि अच्छी खासी पॉपुलेशन आती है उसमें, प्लस डे केयर सेंटर्स होने चाहिए कि मतलब दिन में उनका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स तो चले जाएंगे वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उनमें दिन में ध्यान रखने के लिए कोई भी सेंटर होने चाहिए जहाँ पे वो जाके अपना टाइम स्पेंड कर सके, प्लस उनका ध्यान भी रखा जाए। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, ठीक है। बेटर इंश्योरेंस कवरेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पेंशन स्कीम होनी चाहिए, मतलब हर सीनियर सिटीजन को पेंशन देने की कोशिश करनी चाहिए, प्लस जो इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस वो बेटर कवरेज का होना चाहिए, बिकॉज उनको आए दिन हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं। प्रमोटिंग इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग थ्रू फैमिली अवेयरनेस, फैमिली अवेयरनेस के थ्रू इंटर जनरेशनल मतलब जो उनकी जनरेशन है और जो उनके बच्चे और उनके जो सब फिर बच्चे जो है मतलब उनके पोते पोती, तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए फैमिली अवेयरनेस होनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिजिटल लिटरेसी एंड एंगेजमेंट, तो बेसिकली डिजिटल लिटरेसी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए ताकि उनके साथ कोई भी स्कैम ना हो सके, प्लस एंगेज रखना चाहिए उन्हें डिफरेंट वर्क्स में। अब PWD की अगर हम बात करें फिजिकली हैंडीकैप की, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए ताकि हर बिल्डिंग को उनके एक्सेस के हिसाब से बनाया जा सके। इंक्लूसिव एजुकेशन विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देने चाहिए, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर भी देना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए ताकि उनका स्टिग्मा कम हो सके, उनका दुख दर्द कम हो सके, उनके अंदर का भय कम हो सके। स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर डिसेबल्ड राइट्स इंप्लीमेंटेशन, तो बेसिकली डिसेबिलिटी के जो राइट्स इंप्लीमेंटेशन है उस पर मॉनिटर बहुत अच्छे से करना चाहिए कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा। देन लास्ट टॉपिक आपका आता है पॉवर्टी एज अ सोशल इशू, ठीक है। तो गरीबी क्या है? सोशल इशू, बिकॉज आपकी जेब में पैसा तो आप मालिक, आप राजा, ठीक है। तो अब क्या है? गरीबी की वजह से कुछ कॉमन चीजें जो कि ह्यूमन नीड्स है वो हट जाती हैं, जैसे फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। तो पॉवर्टी क्या है? सिर्फ इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करती बल्कि उसकी फैमिली को भी करती है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है? Poverty can be defined as a condition in which person or community lacks the financial resources or and essentials for a minimum standard of living. बेसिकली क्या है? जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, किस चीज के लिए? एसेंशियल्स के लिए, ताकि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वो कर सके, तो उसको हम बोलेंगे गरीब, ठीक है।
टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास बेसिक नीड का भी पैसा नहीं है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आता है। रिलेटिव, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन रिलेशन टू अदर्स, तो मतलब क्या है, दूसरों से कंपैरिजन में अगर पैसा कम है तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। मल्टी डायमेंशनल मतलब ब्रॉडर अप्रोच इंक्लूडिंग लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, पैसा तो है मगर बहुत ज्यादा तो फिर भी नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेशन लैक हो रहा है, उतना नहीं है कि एजुकेशन आपको प्रॉपर मिल सके, हेल्थ केयर प्रॉपर मिल सके, क्लीन वाटर मिल सके और सैनिटेशन मिल सके, इतना पैसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली इन दोनों से ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो रिलेटिव मतलब जहां पे आप कंपेयर करो, रिलेटिव मतलब आपको रिलेशन में देखना पड़ेगा, रिलेटिव मतलब किसी से कंपेयर करना, और एब्सोल्यूट मतलब कि आप कंपेयर तो छोड़ दो, आपके पास बेसिक नीड का भी पैसा नहीं है। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, फर्स्ट इकोनॉमिक कॉज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो कॉमन सी बात है, लो वेजेस, कम पैसा मिलता है लेबर्स को, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, अनइक्वल लैंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली अनइक्वल जो लैंड है और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। ठीक है, उसके बाद सोशल कॉज क्या है, कास्ट एंड क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जो महिलाएं हैं उनको कम सोशल स्टेटस मिलता है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो लैक ऑफ एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट हो नहीं पाती, एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एग्जांपल दलित, आदिवासी एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, तो बेसिकली इनका सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब उनको अलग रखा जाता है, जिसकी वजह से ये पॉवर्टी से ओवरकम नहीं कर पा रहे। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या है, करप्शन, करप्शन है बहुत ज्यादा, वेल्थ जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स जो है उस पर करप्शन है, पुअर गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, तो सर्विस डिलीवरी और पुअर गवर्नेंस की वजह से ये और पिछड़ते जा रहे हैं। इनएडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, तो बेसिकली जो पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसका इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, प्रोग्राम्स तो बन रहे हैं बट इनइफेक्टिव वे में इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ फैक्टर, नेचुरल डिजास्टर्स, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, ये सब चीजें क्या है, लाइवलीहुड का लॉस करती हैं। एंड पुअर हेल्थ एक्सेस, तो हेल्थ केयर एक्सेस भी पुअर है, जिसकी वजह से डिजीज बढ़ती जा रही है और डिजीज से ठीक नहीं हो पाते। देन इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन सोसाइटी, क्या इफेक्ट है, इंडिविजुअल एंड फैमिली, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के शिकार, भूख और बीमारी, इलिटरेसी मतलब पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ रह जाते हैं, हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों की मौत जल्दी हो रही है और प्लस माओ की मौत जल्दी हो रही है, चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो चाइल्ड लेबर होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है अलग लेवल पे। ठीक है, बेस्ड ऑन सोसाइटी क्या है, इंक्रीज क्राइम रेट्स, क्योंकि पैसा नहीं है तो क्राइम करेंगे ताकि पैसा है, वीकेंस ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो कैपिटल कैसे डेवलप करोगे, रीइंफोर्सेस द साइकिल ऑफ पॉवर्टी अक्रॉस जनरेशंस, तो साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलती रहती है बिटवीन जनरेशंस, एक गरीब है, दूसरा गरीब है, तीसरा गरीब है, तो जनरेशंस पे चलता रहता है। तो जब तक एक पर्सन को उसमें से अपलिफ्ट नहीं कराया जाएगा तब तक ये जनरेशंस में सेम प्रॉब्लम को सफर करते रहेंगे। सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड वाइडनिंग ऑफ रिच पुअर डिवाइड, तो सोशल फ्रेगमेंटेशन कर दिया जाए और जो रिच पुअर का जो डिवीजन है उसको खत्म कर दिया जाए या फिर वाइड कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, बेटरमेंट हो सकता है। नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, क्लोज डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज बर्डन ऑन पब्लिक सर्विसेज, तो अफेक्ट सोशल कोहेजन एंड नेशनल सिक्योरिटी, तो बेसिकली क्या है, नेशनल डेवलपमेंट पे इनका इफेक्ट है। ठीक है, जिससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, इंक्रीज बर्डन ऑन पब्लिक सर्विसेज पे बर्डन बढ़ गया है लोगों पे, एंड सोशल कोहेजन एंड नेशनल सिक्योरिटी पे इफेक्ट आ चुका है, बिकॉज अब जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। देन पॉवर्टी इन इंडिया ओवरव्यू क्या है, स्टैटिस्टिक्स, नीति आयोग के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज इंक्रीज बट रिमेन्स हाई इन स्टेट लाइक बिहार, झारखंड एंड यूपी। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब जहां पे पैसा तो है बट लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं होता। रूरल पॉवर्टी इज हायर देन अर्बन पॉवर्टी, मतलब गांव में लोग ज्यादा गरीब हैं एज कंपेयर टू शहर। ठीक है, वनरेबल ग्रुप्स क्या है, SC ST, OBC, वुमेन एंड एल्डरली एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये क्या है, वनरेबल है मतलब इजी टारगेट्स हैं पॉवर्टी के। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया क्या है, ये आप देख लोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये मैंने मेंशन करी हुई हैं, ये आपको 2-3 स्कीम्स याद कर लेनी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद चैलेंजेस क्या है, करप्शन एंड लीकेज, ये चैलेंजेस है कि अगर करप्शन को ठीक किया जाए तो पॉवर्टी बेटर हो सकती है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन एरर्स, तो मतलब जो स्कीम जिसके लिए बनाई है तो पहले आप आइडेंटिफाई तो कर लो जो स्कीम का अवेलमेंट लेने आया है, मतलब जो स्कीम को अवेल करने आया है वो रियल में उस स्कीम का बेनिफिशियरी है भी कि नहीं है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। देन पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस क्या है, अगर पॉवर्टी हटेगी नहीं तो सोशल जस्टिस का तो मतलब ही नहीं होता, बिकॉज ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी क्या है, वो वायलेशन है पॉवर्टी। तो बेसिकली पॉवर्टी क्या करती है, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को वायलेट करती है। इंश्योरिंग इक्विटी एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज इज एसेंशियल फॉर जस्ट सोसाइटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास 5 ऑरेंजेस हैं और 5 लोग हैं तो 5 लोगों में इक्वालिटी के हिसाब से आप हर
पर्सन को एक ऑरेंज दे दोगे, और इक्विटी के हिसाब से अगर मान लो 2 लोगों को चाहिए एक ऑरेंज और बाकी लोगों को चाहिए 2 ऑरेंज, तो आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी का मतलब जितनी जरूरत है उतना दे दो। ठीक है, तो सोशल इंक्लूजन, अगर सोशली इंक्लूड करा जाए सबको, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को भी छोड़ा ना जाए, तो क्या होगा कि अच्छा जस्टिस हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल केयर ट्रेनिंग, फंडामेंटल टूल्स फॉर एम्पावरमेंट। तो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, हेल्थ केयर दी जाए, तो क्या हो सकता है, जस्टिस हो सकता है। अब हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, दैट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको लेके एक साथ बढ़े। फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ में मेन फोकस रखें। स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन पे ध्यान दें, मतलब स्किल्स का डेवलपमेंट करें, स्टार्टअप्स पे जो स्किल्स हैं वो, प्लस जॉब क्रिएशन करें बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टार्टअप्स। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन वेलफेयर डिलीवरी। तो बेसिकली वेलफेयर स्कीम्स की जो डिलीवरी है उस पर ट्रांसपेरेंसी रहे, प्लस वुमेन इंपावरमेंट को बढ़ाया जाए, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। एंड दैट इज योर फाइनल कंक्लूजन। उसी के साथ हमारा ये यूनिट हो गई खत्म, मतलब यूनिट नंबर 4 ऑफ सोशियोलॉजी इज ओवर। अब इसी के साथ हमारा सोशियोलॉजी नंबर 2 दैट इज सेमेस्टर नंबर 2 में जो आता है वो खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।